दोस्तों आज की कहानी एक ऐसे जाबाज और निडर एक्ट्रेस की जिसे लोग हिंदी सिनेमा के इतिहास की पहली फीमेल विलेन कहते हैं। नाम है कुलदीप कौर। रॉयल परिवार से ताल्लुक रखने वाली कुलदीप के साहस का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि भारत पाकिस्तान बंटवारे के समय जब दंगों में लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे थे, तब ये एक कार लेने बॉम्बे से पहले लाहौर गई और फिर खुद कार चलाकर लाहौर से बॉम्बे पहुंची थी। लेकिन ये निडर एक्ट्रेस भी वक्त की मार से खुद को नहीं बचा सकी। कुलदीप कौर की जिंदगी तब बदल गई जब उन पर पाकिस्तानी जासूस होने का आरोप लगा। जिंदगी दोबारा पटरी पर आती कि उससे पहले ही 1960 में अचानक महज 33 साल की उम्र में इनकी मौत हो गई, वो भी एक कांटे के चुभन से। आखिर क्या था वो वाकया, क्या है इनकी अय्याश पति की कहानी? मजबूरी या शौक, रॉयल परिवार की कुलदीप कौर ने क्यों किया खराब कहे जाने वाले इस फिल्म इंडस्ट्री में काम? क्यों दंगे में खुद के पति को छोड़ दी लेकिन किसी और की कार के लिए लगा दी थी जान की बाजी? कौन था वो शख्स? जानेंगे बैड गर्ल कुलदीप कौर की जिंदगी से जुड़ी और भी कई गहरे राज। आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं की मीडिया। दोस्तों आज के किस्सों के सफर में हम कुलदीप कौर से जुड़ी उन किस्सों की चर्चा कर रहे हैं जिसे शायद ही आपने सुना हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज के किस्सों का सफर। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों 1927 की बात है। ब्रिटिश इंडिया के लाहौर और अमृतसर के बीच स्थित अटारी में कुलदीप कौर का जन्म हुआ। जाट परिवार के जमींदारों के घर जन्मी कुलदीप कौर के पास तमाम तरह की सुख सुविधाएं थी। पिता ने नाजों से पाला, लेकिन ये लाड़ प्यार ज्यादा दिनों तक कायम नहीं रहा। 2 साल की थी जब पिता गुजर गए। ऐसे में ताऊ जी ने उनकी और उनकी मां की जिम्मेदारी उठाई। कुलदीप करीब 14 बरस की रही होंगी जब ताऊ जी ने उनकी शादी सिख साम्राज्य के महाराजा रंजीत सिंह की आर्मी के कमांडर जनरल श्याम सिंह अटारी वाले के पोते मोहिंदर सिंह सिद्धू से करवा दी। वो अपने परिवार के साथ अमृतसर लाहौर की सीमा के बीच स्थित ट्रंक रोड के पैलेस में रहा करती थी। शादी के 2 साल बाद 1943 में कुलदीप ने एक बेटे को जन्म दिया। दोस्तों कुलदीप कौर के पति मोहिंदर बेहद अय्याश किस्म के शख्स थे। जो भी यूरोपियन और अमेरिकन लग्जरी कार देखते उसे खरीद लेते। उनके शाही हवेली में उस जमाने की सबसे महंगी और लग्जरी गाड़ियों शेवरोले, कैडिलैक, बुइक, स्टूडबेकर, रेनो, बेबी मॉरिस और ऑस्टिन जैसी हर टॉप मॉडल का काफिला था। कपूरथला के महाराजा जगजीत सिंह भी उनके करीबी मित्र थे। मोहिंदर सिंह का ज्यादातर समय लाहौर और अमृतसर के बड़े क्लब्स में गुजरता, जहां वो दूसरे रईसों, शाही लोगों के साथ खाना खाते, शराब पीते और जुआ खेलते। एलिट क्लास लोगों के साथ उठते बैठते हुए उनकी मुलाकात अक्सर कई फिल्मी हस्तियों से भी हो जाया करती थी। वो कई दफा अपनी पत्नी कुलदीप कौर को भी इन क्लब पार्टीज में शामिल करते। वैसे तो कुलदीप बेहद जमीनी और शालीन महिला थी, लेकिन पति उन पर दबाव बनाते कि वो ग्लैमरस अंदाज में हाई क्लास सोसाइटी के लोगों से जान पहचान बढ़ाए। समय के साथ कुलदीप ने खुद को उन लोगों के बीच ढाल लिया। ज्यादातर क्लब में हाई सोसाइटी लोगों के साथ फिल्मी हस्तियां भी शामिल होती थी। उन लोगों के डिजाइनर कपड़े और तौर तरीकों से कुलदीप इस कदर प्रभावित हुई कि वो खुद भी हीरोइन बनने का सपना देखने लगी। एक दिन लाहौर के एक क्लब में उनकी नजर प्राण पर पड़ी, जो 1940 की पंजाबी फिल्म यमला जट के हीरो बनकर पूरे शहर में फेमस हो चुके थे। बेहद हैंडसम रहे प्राण अक्सर अपने प्रशंसकों से घिरे रहते। एक दिन मौका पाते ही कुलदीप उनके पास गई और उनकी फिल्मों की तारीफ करने लगी। कुलदीप इतनी खूबसूरत और बेबाक हुआ करती थी कि चंद मिनटों की बातें कब घंटों की बातचीत और फिर आए दिन की मुलाकातों में तब्दील हो गई, पता ही नहीं चला। प्राण पहले से शादीशुदा थे, इसके बावजूद दोनों रिलेशनशिप में आ गए। दोस्तों किस्सा है कि उस जमाने के कर्नल चांद ने अपने प्रोविडेंट फंड के रुपयों से फिल्म गर्दिश बनानी शुरू की। हीरोइन की जरूरत पड़ी तो उन्होंने क्लब में आने वाली कुलदीप कौर को फिल्म का ऑफर दे दिया। कुलदीप खुद भी हीरोइन बनने का सपना देखती थी तो वो झट से राजी हो गई।
इस फिल्म के लिए उन्हें 75 रुपए मिले, जो जमाने के लिए एक बड़ा अमाउंट था। फिल्म शुरू हुई ही थी कि कर्नल चांद के पैसे खत्म हो गए और फिल्म बंद पड़ गई। अब फिल्म पूरी करने की जिम्मेदारी पंजाब म्यूचुअल फंड कंपनी के मालिक निरंजन दास कपूर ने अपने हाथों में ली। उन्होंने बॉम्बे से अपने कजन मुल्क राज कपूर को लाहौर बुलाया, जो एक सॉन्ग और स्क्रिप्ट राइटर थे। फिल्म दोबारा शुरू तो हुई, लेकिन मुल्क राज कपूर की अचानक हुई मौत से फिर बंद पड़ गई। निरंजन दास कपूर भारी कर्जे में दब गए और फिल्म फिर से रुक गई। दोस्तों, 1947 में भारत अंग्रेजों की गुलामी से छुटकारा तो पा लिया, लेकिन इसी बीच भारत पाकिस्तान के बंटवारे ने तबाही मचा दी। देश के दो हिस्से हुए और बॉर्डर पर सिख मुस्लिम दंगे भड़क उठे। दंगों में आए दिन मुस्लिम समुदाय के लोग सिखों का और सिख समुदाय के लोग मुस्लिमों का कत्लेआम कर रहे थे। कई लोग इन दंगों में मारे गए और जो बच गए वो या तो शहर छोड़ आए या कहीं छिप गए। दंगों के बीच कुलदीप कौर ने अपने पति और परिवार का साथ छोड़ दिया और प्राण के साथ अपनी जान बचाकर सब कुछ पीछे छोड़ बॉम्बे आ गई। बॉम्बे पहुंचने से जान तो बच गई, लेकिन प्राण को अपना मकान और कार लाहौर में छूट जाने का अफसोस था। प्राण के लिए अपना परिवार पीछे छोड़ आई कुलदीप उनकी एक कार के लिए एक दिन दंगों के बीच ही बॉम्बे से लाहौर पहुंच गई। उन्होंने प्राण के घर से उनकी कार ली और खुद उसे चलाकर दिल्ली होते हुए बॉम्बे ले आई। कुलदीप के साहसी लेकिन बचकाने कदम से हर कोई हैरान था, क्योंकि उस कत्लेआम से बचकर भागा कोई भी शख्स दोबारा लौटना नहीं चाहता था। दोस्तों, लाहौर से बॉम्बे की दूरी 1391 किलोमीटर है, जिसे कुलदीप कौर ने अकेले कार ड्राइव करके तय की थी। बॉम्बे आकर कुलदीप कौर ने प्राण के साथ नई जिंदगी की शुरुआत की। एक दिन प्राण उन्हें अपने साथ बॉम्बे टॉकीज स्टूडियो ले गए, जहां उनकी मुलाकात सबक वक्त से करवाई गई, जो उस समय बॉम्बे टॉकीज के प्रोपराइटर थे। सबक कुलदीप को देखकर ही भाप गए थे कि उनमें हीरोइन बनने की ललक है। ऐसे में उन्होंने अपने जर्मन सिनेमेटोग्राफर जोसेफ वर्सिंग से तुरंत उनका स्क्रीन टेस्ट लेने को कहा। मशहूर उर्दू राइटर सादत हसन मंटो भी उनके साथ स्टूडियो में मौजूद थे। कुलदीप को स्टूडियो के मेकअप रूम में भेजा गया और उनके इंतजार में जरूरी लाइट्स और कैमरा लगा दिए गए। कुछ ही मिनटों में कुलदीप कमरे से तैयार होकर निकली। पहली बार कैमरे के सामने आ रही कुलदीप के चेहरे में ना तो झिझक थी और ना ही कोई सवाल। जोसेफ ने कैमरा शुरू किया और जरूरी रिकॉर्डिंग कर ली। सिनेमेटोग्राफर जोसेफ ने पास करे मंटो से चाय के लिए पूछा और स्टूडियो से बाहर निकल आए। बाहर निकलते ही उन्होंने धीरे से कहा कि कुलदीप के चेहरे से ज्यादा ध्यान उनकी तीखी नाक पर जा रहा है। वो उनके लुक से खुश नहीं थे। यही बात सबक वक्त को बोली गई, लेकिन उन्होंने अपनी रिकमेंडेशन पर उन्हें फिल्म में रोल दे दिया, लेकिन हीरोइन नहीं बल्कि विलेन का। दोस्तों, कुलदीप कौर की पहली फिल्म 1948 की चमन थी, जो आजाद भारत में बनी पहली पंजाबी फिल्म भी है। 1948 की फिल्म चमन से हिंदी सिनेमा में जगह बनाने के बाद कुलदीप जिद्दी एक थी लड़की, कनीज, समाधि, बैजू बावरा, अनारकली और आधी रात जैसी करीब 100 फिल्मों में नजर आई। कुलदीप कौर हिंदी सिनेमा की पहली और सबसे मंझी हुई फीमेल विलेन समझी जाती थी। 1950 की फिल्म गृहस्थी में पति से बगावत करने वाली मॉडर्न महिला बनकर कुलदीप ने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींचा। फिर अफसाना में बेवफा पत्नी और बैजू बावरा में डाकू बनकर उन्होंने बड़े बड़े सितारों के बीच अपनी मुकाम बना लिया। उस जमाने में मीना शौरी, मधुबाला, नूरजहां, बीना रॉय जैसी एक्ट्रेस पर्दे पर राज करती और कुलदीप कौर उनकी फिल्मों की सबसे मशहूर विलेन थी। यही कारण है कि वो एक साल में 6 से 7 फिल्में किया करती थी। दोस्तों, 50 के दशक में हिंदी सिनेमा को असल जिंदगी से जोड़कर देखा जाता था। यही कारण था कि फिल्मों में निभाए गए नेगेटिव रोल के कारण उन्हें एक बिगड़ैल औरत कहा जाता। खैर, वो थी भी बेबाक पंजाबी महिला जो फ्लर्ट करने वालों को करारा जवाब देकर चुप करवा दिया करती। अपने फैसले खुद लेती, चाहे फिल्म चुनने का हो या फिर फिल्म को इनकार करने का। दोस्तों, पाकिस्तान के लाहौर से ताल्लुक होने के कारण कुलदीप कौर कई बार पाकिस्तान जाया करती।
एक समय ऐसा भी आया जब लोगों ने उन पर पाकिस्तानी जासूस होने के आरोप लगाए। कुछ लोगों ने दावा किया कि कुलदीप कौर भारत में रहकर खुफिया जानकारियां पाकिस्तान पहुंचाती है। हालांकि कभी ये आरोप साबित नहीं हो सके। दोस्तों, एक फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में कुलदीप कौर शिरडी पहुंची थी। शूटिंग से जब समय मिला तो उन्होंने शिरडी में स्थित साईं बाबा के मंदिर दर्शन करने पहुंच गई। नंगे पांव चलते हुए उनके पैर में बेर के पेड़ का कांटा चुभ गया। उन्होंने खुद वो कांटा निकाला और अपनी शूटिंग में लग गए। कुछ दिनों बाद उस जगह घाव बनने लगा, लेकिन उन्होंने लापरवाही में इलाज नहीं करवाया। कुछ समय बाद ही जहर उनके बदन में फैलने लगा। जब उनकी हालत बिगड़ने लगी तो उनका इलाज करवाया गया। हालांकि तब तक देर हो चुकी थी। 3 फरवरी 1960 को टिटनेस से उनकी मौत हो गई। मौत के समय उनकी उम्र महज 33 साल थी। इनकी आखिरी फिल्म 1960 की सुनहरी रातें रही। और इस तरह एक छोटे से हादसे या यूं कहें कि एक छोटी सी लापरवाही के कारण ये खूबसूरत, साहसी और निडर कुलदीप कौर के जीवन का अंत कर दिया। दोस्तों, कुलदीप कौर के किस्सों के सफर में आज के लिए यही तक। आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। दोस्तों, आज का ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें। मिलेंगे अगले एपिसोड में फिर किसी दिलचस्प किस्सों के साथ। तब तक के लिए